नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व। आज हम लोग जानेंगे मेनिंजाइटिस। हम बताए थे कि जो ब्रेन का कवरिंग करता है उसको मेनिंजेस बोलते हैं। जब जो ब्रेन का कवरिंग करता है मतलब कि जो सुरक्षा है, जिसे मेरा कोई रक्षा करता है, बॉडीगार्ड, गेटकीपर, मेरा प्रोटेक्शन एजेंट जो सामने गेट पे खड़ा है, और अगर उसको कोई मार देता है, वो हमारे घर में घुस जाता है तो हमको हानि पहुंचाएगा। हो सकता है कि छोटा सा भी हानि पहुंचाए, हो सके पूरा बर्बाद करके, पूरा विध्वंस करके, मार काट के चला जाए। तो वैसे ही सेम है मेनिंजाइटिस। जब हमारे ब्रेन एक सबसे नाजुक चीज है, सारा कंट्रोलिंग, सुनना, गाना, पीना, हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, समझना, सेंटिमेंट, एक दूसरे से झगड़ा करना, एक दूसरे के विषय में सोचना, कोई भी एक्टिविटी करना, परिश्रम करना, पढ़ना, लिखना, डीएम बनना, एसपी बनना, सब है ब्रेन का कमाल है। जिसके पास जैसा ब्रेन का कैपेसिटी है, जितना उसका फंक्शन है, उसके अनुसार वह काम करता है। तो हम यहाँ बता रहे थे मेनिंजाइटिस यानी कि जो हमारे ब्रेन का रक्षा करता है, जो हमारे ब्रेन का सुरक्षा करता है, जो हमारे शरीर का सबसे नाजुक और सबसे मूल्यवान जो चीज है, सबसे सपोर्टिव जो चीज है, उसकी जो रक्षा करता है ब्रेन की, उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। यानी हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजेस। और यदि ब्रेन की रक्षा करने वाला जो है कवच, जो सुरक्षा कवच है, यदि उसमें इंफेक्शन हो जाए, उसमें बीमारी हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेनिंजाइटिस। यानी इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। और जो ब्रेन का कवरिंग करता है वह 3 लेयरों में कवरिंग करता है। कल हम बताए थे कि ब्रेन का जो कवरिंग करेगा उसका 3 लेयर होता है, ब्रेन का 3 पार्ट होता है। वह सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर कवरिंग के बारे में जिक्र हो रहा है। तो ब्रेन का कवरिंग जो करता है उसको बोलते हैं, एक होता है एडेनॉइड स्पेस, ड्यूरा, और फिर पिया। यानी पिया एंड एडेनॉइड इन्वॉल्वमेंट, ड्यूरा और एडेनॉइड हेमरेज, मतलब एडेनॉइड स्पेस होता है। तो ब्रेन का कवरिंग जो करता है वह 3 गो कवरिंग करता है, ड्यूरा मैटर, सब एडेनॉइड मैटर, हाँ, पिया मैटर। 3 मैटर का हम लोग पढ़े थे कि 3 गो जो परत होता है, जो तीनों परत को हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। और 3 गो सुरक्षा परत का पार करने के बाद ही कोई तरह का इन्फेक्शन या कोई तरह का बीमारी हमारे ब्रेन में पहुंचता है। और जब वह ब्रेन में पहुंचने के पहले जो मेनिंजेस को प्रभावित करता है, उस प्रक्रिया को हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। जनरली मेनिंजाइटिस एक बहुत ही खराब बीमारी है। इसमें क्या होता है, कभी कभी मरीज इतना सीरियस हो जाता है, मरीज की इतना सीवियर स्टेज में पहुंच जाता है, मरीज इतना कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में पहुंच पाता है कि ब्रेन का पार्ट डैमेज होने लगता है। और ब्रेन का पार्ट डैमेज धीरे धीरे बहुत सारे ब्रेन के जो पार्ट हैं, जो ऑर्गन है, जो भाग है, वह सब इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, वह सब डैमेज हो जाता है, और पेशेंट पैरालिसिस में चला जाता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है, अंततोगत्वा पेशेंट का डेथ तक हो जाता है। कभी कभी मेनिंजाइटिस का इलाज नहीं होने के चलते मनुष्य की मृत्यु हो जाती है न क्योंकि जब ब्रेन डेड हो जाएगा, जब ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा, तो ना रिस्पिरेटरी फंक्शन बढ़िया से हो पाएगा, ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बढ़िया से काम करेगा, ना किडनी बढ़िया से काम करेगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लगेगा और आदमी का मृत्यु हो जाता है। तो अब हम लोग मेनिंजाइटिस का जिक्र कर रहे थे। मेनिंजाइटिस को मेडिकल में 3 भाग में देखा गया। 3 तरह का मेनिंजाइटिस होता है। एक होता है क्या, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, दूसरा होता है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, तीसरा होता है वायरल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का मतलब कि वैसा मेनिंजाइटिस, वैसा इन्फेक्शन जो पायोजेनिक इन्फेक्शन हो, यानी कि जो बैक्टीरिया जो पाया जाता है ना, बैक्टीरिया हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमको बीमारी पैदा करता है। होड़ लगा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और मनुष्य में एक दूसरे पर हावी होने का। मनुष्य जो है, जब हम कोई अच्छा आदमी अपना खाता पीता जीवन यापन करता है, तो 2-4 गो लोग होता है समाज में, अगल बगल में, जो हमारा टांग खींचता है, जो हमको बर्बाद करने के लिए सोचता है कि बहुत तेज बन रहा है, बहुत खुशहाल हो रहा है, चलो उसको कैसे रुलाया जाए, कैसे उसको परेशान किया जाए, कैसे उसको तंग किया जाए। कुछ लोग का यही सोच है, और कुछ लोग क्या अच्छा सोचता है। तो वैसे ही जैसे हमारा शरीर है, हम अच्छा से खा रहे हैं, अच्छा से पी रहे हैं, अच्छा से स्वस्थ रह रहे हैं, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बीमारी पैदा करने वाला, वह उस फिराक में रहता है कि कैसे हम इनको बीमार करें, किस रास्ता से घुस जाएं, कहां से कौन बीमारी पैदा कर दे। हजारों किस्म की बीमारी है,
जिसमें हजारों किस्म का बीमारी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा होता है, जिसमें कुछ ऐसा बीमारी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा होता है और आदमी की मौत भी हो जाती है, और मौत को कोई भी दवा काम नहीं करता है, कोई इलाज नहीं काम करता है, कोई थेरेपी नहीं काम करता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 कैटेगरी होते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स। तो हमने देखा था कि अभी पिछले कुछ दिन पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में वायरस जो प्रजाति है उसके रूप में कोरोना वायरस आया और कितना लाख लोगों को खा गया। तो कुछ बैक्टीरिया भी प्रभावशाली होता है, सब नहीं होता है। कुछ वायरस प्रभावशाली होता है जिसका इलाज नहीं है। कुछ फंगस भी प्रभावशाली है, उसमें भी फंगाई भी इन्फेक्शन करता है। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते होता है, जो कॉमन कुछ बैक्टीरिया है जिसके चलते बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते अगर ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, यानी इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन इज इन द एनी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया और अलग और अदर पैथोजेंस विच क्रिएट इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। मतलब कि बैक्टीरिया के प्रभाव के चलते हमारा जो रक्षा करने वाला ब्रेन का जो सुरक्षा कवच है, यदि उसमें बीमारी पैदा होने लगे तो उस बीमारी को हम लोग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब यह डिपेंड करेगा कि जो बैक्टीरिया हमको इन्फेक्शन किया है वह कितना हमारे शरीर में प्रभावशाली है, हमारे शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स कितना है, हमारा शरीर उससे कितना अच्छा से फाइट कर पाता है, कितना बढ़िया से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाते हैं, कितना लेट से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कि हम अगर उसको डायग्नोस नहीं कर पाए, गाँव देहात में सर्दी खांसी बुखार और माथा दर्द का दवाई कराते कराते घूमते रह गए, तो एक समय आया कि पूरे ब्रेन के पार्ट को इन्वॉल्वमेंट कर दिया, पेशेंट कोमा में भी चला गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ब्रेन का जब पार्ट उतर देगा, डैमेज कर देगा, तो ब्रेन दोबारा बैक नहीं होता है। बॉडी का सेल दोबारा रिपेयर हो जाता है, लेकिन ब्रेन का जो पार्ट डैमेज हो जाएगा उसको आप नहीं ला सकते हो, वो हेमरेज कर सकता है। उस पर अब क्रेनियल पढ़ाए थे कि सेंसेशन है इस हाथ का उस हाथ का, पैरालिसिस भी कोज कर सकता है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और लो इम्यूनिटी वाले लोग को ज्यादा होती है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से लेयर में किस तरह का इन्फेक्शन लगने का चांस होता है, कौन सा मेनिंजाइटिस का क्या लक्षण है, कौन सा मेनिंजाइटिस का क्या कॉजेज है, कौन सा मेनिंजाइटिस का क्या सिम्टम है, क्या जांच करके हम डायग्नोस कर सकते हैं कि मेनिंजाइटिस है कि नहीं, उसका क्या बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ गाइडलाइन जो है बनाया गया है, जो ट्रीटमेंट का गाइडलाइन है, उसके विषय पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मेनिंजाइटिस के बारे में बता रहे हैं कि मेनिंजाइटिस का जो पिया मैटर और एक्वायर्ड मैटर होता है, उसमें इन्फेक्शन जो होता है उसमें 2 फॉर्म में होता है। एक होता है इन्फेक्टिव फॉर्म में और एक होता है एसेप्टिक फॉर्म में। तो इन्फेक्टिव फॉर्म में जो मेनिंजाइटिस डेवलप हुआ वह पुरुलेंट मेनिंजाइटिस सूडो न्यूमोकोकस के चलते, स्ट्रेप्टोकोकस के चलते, स्टेफाइलोकोकस के चलते, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के चलते, ई कोलाई के चलते, बैक्टीरिया बैसिलस प्रोट्यूसस के चलते हो सकता है। माने हम जितना भी नाम बताए ना कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब पढ़िएगा तो उसमें बैक्टीरियोलॉजी में एक बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का प्रजाति है जो बीमारी पैदा करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इन्फ्लुएंजा होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा के चलते भी मेनिंजाइटिस कभी कभी हो जब लगता है। ई कोलाई कॉमन इन्फेक्शन कॉज करता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लेकिन कभी कभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते करते ई कोलाई हमारे बॉडी में जाता है, ब्लड में, तो ब्रेन में भी इन्फेक्शन कर सकता है, क्योंकि ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का प्रकार है जो बैक्टीरियोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब हम लोग देखो ये हो गया जो इन्फेक्टेड में जो होता है प्यूरुलेंट होता है, एक नॉन प्यूरुलेंट हो गया। हम लोग प्यूरुलेंट बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे। अब नॉन प्यूरुलेंट बैक्टीरिया है तो उसमें हो गया वायरल डिजीज, ट्यूबरकुलस हो गया, सिफिलिस के चलते, सिफिलिस होता है निजेरिया के सिफिलिस होता है ना, पढ़ाए हुए हैं सिफिलिस, ट्रिपनोमा पैरिडम से सिफिलिस होता है, तो सिफिलिस के चलते भी मेनिंजाइटिस डेवलप होता है। कुछ फंगस होते हैं, कैंडिडास, कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकस, ब्रुसेलियोसिस, इस सब के चलते भी जो होता है मेनिंजाइटिस हो सकता है। कुछ प्रोटोजोआ होता है जो अमीबा पेट में अमीबिक डिसेंट्री जो कॉज करता है, अमीबिएसिस होता है, वो अमीबा कभी कभी ब्रेन में चल जाता है और ब्रेन अब्सेस भी कर सकता है, तो उसके चलते भी हो सकता है, अमीबा के चलते हो सकता है, प्रोटोजोआ का प्रकार है, टैक्सोप्लाज्मा के चलते हो सकता है। तो यह सब जो है, अब देखो ड्यूरा मैटर में इन्वॉल्वमेंट के चलते क्या क्या किस तरह का मेनिंजाइटिस होता है, सिफिलिटिक, पायोजेनेटिक एंड सब
सब ड्यूरल हिमेंटोमा। अब मानते हैं कोई बैक्टीरिया गया, वहां के सेल को डैमेज कर रहा है, तो वहां से ब्लीडिंग हो रहा है, तो ड्यूरामेटर में ब्लीडिंग हुआ और उसके चलते वहां पर क्लॉट बना, हिमेटोमा मतलब ब्लड का थक्का जम जाना, उसको हम लोग क्या करेंगे, सब ड्यूरल हिमेटोमा कहेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कि एक्यूट मतलब एक हम ठीक हैं, और पायोजेनिक मतलब बीमारी उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया के चलते यदि हमारे ब्रेन का जो कवच है, जो रक्षा करने वाला लेयर है, यदि उसमें बीमारी पैदा हो जाए, उसमें इंफेक्शन लग जाए, उसको एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कह सकते हैं। तो सबसे मेन हमारा हथियार है, सबसे मेन मतलब कि हमारा जो मेन सिपाही है, चेस खेले हो, कौन कौन इसमें चेस खेलता है, जो खेलता होगा हमसे फरियाद लगा आगे। तो चेस खेलने वाला मानते हैं चेस में राजा और मंत्री होता है, तो मंत्री को ही मार दीजिए जब, तो आधा उसका जो चेस खेलने वाला होता है उसका आधा मोटिवेट हो जाता है। तो हमारे शरीर में जो ब्रेन है ना, तो यही सब चीज करता है, कितना कौन तेज है, कितना क्या कर सकता है, सारा कमाल इतना ही दूर का है। इतना जिसका है वो कितना हो, उसके पास लक्ष्मी भी है, उसके पास सरस्वती माता भी है, उसके पास विश्वकर्मा भगवान भी है, सारा दुनिया है। यह जो ढील है, डैमेज है जिसका, उसके पास कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो सबसे कहने का मतलब है कि जो ब्रेन में कोई बैक्टीरिया के चलते अगर इंफेक्शन पैदा हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट हम लोग पहले जो डिस्कस करने आ रहे हैं, एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में सबसे पहले हम लोग इसका एटियोलॉजी जानेंगे। किसी भी बीमारी कोई होता है तो सबसे पहले हमको अगर डायग्नोसिस करना है तो उसका कारण जानेंगे, उसका लक्षण जानेंगे, उसका जांच कराएंगे, तो हमको डायग्नोसिस तक पहुंचने में मदद करेगा। यदि हम डायग्नोसिस को नहीं पकड़ेंगे तो हम बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हैं। यदि माथा दर्द हो रहा है तो माथा दर्द का दवाई खिलाते खिलाते मरीज को यहाँ से दर्द ऊपर ले जाके पहुंचा देंगे तो वह ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हमको देखना पड़ेगा कि वह माथा दर्द किसके चलते हो रहा है, आंख के प्रॉब्लम के चलते हो रहा है, कि मेनिंजाइटिस के चलते हो रहा है, कि ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के चलते हो रहा है, कि ब्रेन ट्यूमर के चलते हो रहा है। यह सब हमको देखना पड़ेगा। देखेंगे कब? इसके लिए हमको जानकारी चाहिए, हमको नॉलेज चाहिए, हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो यह चीज हमको करना पड़ेगा। हम लोग देखिए एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में सबसे पहले हम एटियोलॉजी जानेंगे। एटियोलॉजी मतलब कि क्या क्या कारण हो सकता है जो एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। पायोजेनिक मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और मेनिंजाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब जो ब्रेन का कवरिंग करता है, यानी कि ब्रेन के कवरिंग करने वाले मेन कवच में जो तीन गो कवच है, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर और एक्नोइड मैटर, तीनों परत में यदि बैक्टीरिया घुस गया और वहां पे अपना तहलका स्टार्ट करने लगा और एकाएक किया, उसको हम लोग एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। बार बार हम इस चीज समझा रहे हैं, ये हम 3 बार 4 बार समझा चुके हैं, इसलिए कि जब तक आप उसका डिफिनेशन नहीं समझिएगा तब तक बीमारी को समझ नहीं पाइएगा। तो एटियोलॉजी में हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। जैसा नाम है मेनिंजाइटिस, इसी तरह उसका काम भी है, बैक्टीरिया का नाम भी क्या उसी नाम पे है, मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया। अब हम लोग बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया में हम लोग 5 गो है, कोकस, हाँ, बैसिलस, स्पाइरल, वाइब्रा, ऐसे करके 5 गो बैक्टीरिया लॉजी अब हम यहाँ पे स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं। तो मेनिंजोकोकाई जो बैक्टीरिया होता है, न्यूमोकोकस, मेनिंजोकोकस, कोकाई ग्रुप का जितना बैक्टीरिया है, उसी बैक्टीरिया में एक मेनिंजोकोकस नाम का बैक्टीरिया है जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज करता है मेनिंजाइटिस। और क्या करता है कि इसको अपना प्रचार करने में 4 साल समय लग जाता, 4 ईयर्स के बच्चा को ज्यादा यह प्रभावित करता है। आप लोग बच्चे में देखिएगा मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खाना पीना गंदगी से भी, जैसे डायरिया डिसेंट्री फैलता है वैसे भी धूल से, हवा से, पानी से, फिकल वाला लूट से भी फैल जाता है। आप नहीं जानते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में अभी जो सीजन आता है लीची का, उस समय क्या हवा चलता है, कि क्या कारण है कि इंसेफ्लाइटिस के मरीज, बच्चा सब में इंसेफ्लाइटिस अटैक होता है और पूरा अस्पताल भर जाता है, कितना बच्चा लोग का जान चला जाता है। सरकार इसके लिए जागरूक करता है कि सफाई में रहें, रात को बच्चा को खाना खाली पेट सोने नहीं दें, तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा करें। हाँ, बच्चा को बुखार या हल्का सा ज्यादा बुखार हो और कपकपी हो तो तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाएं, इंसेफ्लाइटिस से सही समय पे पहचाने, सही समय पे बचाव करें। यह सब सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी जाए। तो वैसे ही मेनिंजाइटिस भी पहले बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड था, और न्यूमोकोकस के चलते निमोनिया जो कॉज करता है, तो कभी कभी क्या हुआ कि निमोनिया भी हुआ चेस्ट में, और उसी न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से क्या हो गया,
कि मेनिंजाइटिस भी डेवलप कर गया। आप बहुत सारे पेशेंट को सुने होंगे कि बुखार लगा, बुखार गया तो डॉक्टर के पास इलाज कराने गया तो डॉक्टर बोला कि इसको भर्ती करना पड़ेगा, तो इसको निमोनिया हो गया है, चेस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, चेस्ट काम करते करते फिर तले मरीज को हम चले जाएगा, तले कहेगा मेनिंजाइटिस हो गया है। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन एक दूसरे से जुड़ा रहता है, तो हम लोग आगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के चलते भी हो सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा कॉज होता है, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के चलते भी 4 साल के बच्चों में देखा गया है कि ज्यादा मेनिंजाइटिस के केसेस मिले हुए हैं। अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसका इन्फेक्शन कैसे आएगा शरीर में, यह तो हम जान लेंगे किस किस से होगा इन्फेक्शन। तो हमने क्या जाना कि मेनिंजोकोकस, उसके बाद हमने क्या जाना कि न्यूमोकोकस, उसके बाद हम लोग क्या जाने कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। 3 गो का नाम आया कि 3 गो के चलते मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो अब हम लोग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का बात करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम जैसे होता है कि हम अभी इतना खर्चा कर रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जितना इनकम होगा उसी पर रहेंगे। नून भात खाने वाला है तो नून भात खाएगा, मांस भात खाने वाला है तो मांस भात खाएगा, खोआ मलिदा खाने वाला है तो खोआ मलिदा खाएगा, हाँ नून रोटी खाने वाला है तो नून रोटी खाएगा। तो वैसे ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसे आएगा, मेनिंजाइटिस का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसे शरीर में आएगा, इसको हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे ज्यादा हम लोग मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन देखते हैं जो बच्चा सब में होता है ना, बच्चा सब कान बहता है बचपन में, बहुत लोग कान बहता है ना, लोग कहता है कान बहता है, कान बहुत दिन से बहता है, उसको बोलते हैं, और कान जो बहता है उसका एक ईयर से रिलेटेड डिजीज होता है ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया होता है, तो कोई भी ईयर इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन के द्वारा मेनिंजाइटिस का बैक्टीरिया ईयर के द्वारा तुरंत ब्रेन में पहुंच जाता है, क्योंकि ईयर का कनेक्शन ब्रेन से है। तो यानी ईयर इन्फेक्शन वाले बच्चों में, लोगों में कॉमनेस्ट देखा गया है मेनिंजाइटिस होते हुए। बच्चा सब गांव में देखोगे कि 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल से उसका जो है बह रहा है, कान बह रहा है, तो उस कान को बहना रोकना पड़ेगा, नहीं तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट मतलब कि हवा पानी से, ड्रॉपलेट मतलब कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि जो कंटामिनेटेड फूड से, कंटामिनेटेड मतलब कि कहीं से मेनिंजोकोकस या इन्फ्लुएंजा जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका कहीं से बैक्टीरिया उड़ के हमारे खाना में, हमारे पानी में, हमारे उंगली में, ऐसे मानते हैं कि कोई चीज छुए इस पे उड़ के आया है मेनिंजोकोकस का बैक्टीरिया, इस पे हमारे उंगली में टच हो गया, हम क्या कि ये मैंने उड़ के हवा में से आया है, कहीं से किसी को हुआ है, वोमिटिंग वोमिटिंग किया हो, चाहे कोई बीमारी उसके द्वारा उसका आया है, अभी मेरा कान बह रहा है, इसे कान में रगड़ दिए, हिला दिए तो चला गया, नाक रगड़ दिए चला गया, मुंह में खा लिए चला गया। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मैंने बोलते हैं इसको, कि फीकल फिंगर से, फ्लाई से, फिशेस से, फ्लूइड से कंटामिनेटेड होने से ही फैल सकता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी कुछ जैसे सांस से फैलता है, कुछ टच से फैलता है, कुछ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, कुछ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। हर बैक्टीरिया का इंटर करने का अपना अलग अलग रास्ता है। हेलिमेंथ पढ़ाए थे तो गोड़े पर घुस जाता है, कुछ मुंह पड़ जाता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो गया, उसमें नोजोफेरिंग से, साइनस से, मस्टोइड इन्फेक्शन से, फ्रॉम द डेंजर एरिया ऑफ द फेस, सेरेब्रल अब्सेस, इम्बोलिज्म, हेड इंजुरी। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गया, उसके चलते भी हो सकता है इन्फेक्शन ऑफ स्काल्प, किसी कारण से यदि स्काल्प में इन्फेक्शन लग गया उसके चलते हो सकता है। या फिर कभी कभी देखा गया है कि क्रोनिक माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार कोई बच्चा बहुत दिनों से जन्मजात कुपोषण का शिकार है, उसके चलते हो सकता है। या फिर एड्स का पेशेंट है, एड्स में क्या होता है, लो इम्यूनिटी हो जाता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स वाले पेशेंट में क्या दिक्कत होता है कि उसका इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है, उसके शरीर में इम्यूनिटी कमजोर होने लगता है, उसका टी सेल, बी सेल बताए थे ना, CD4 काउंट बढ़ता है, सब बता दिए हैं, पिछला वीडियो जाकर देखिए आप लोग। उसके बाद एस्प्लेनेक्टोमी वाले पेशेंट में, निमोनिया में, क्रोनिक अल्कोहलिज्म में जो बहुत दिनों से शराब पी रहा है उसको भी मेनिंजाइटिस होने का चांस हो सकता है। तो लेकिन सबसे कॉमन जो होता है मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया होता है। अब हम इन लोग का इसका लक्षण समझेंगे कि जो एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होगा उसके मरीज में क्या क्या लक्षण मिलेगा, क्या क्या सिम्टम आएगा उसके मरीज में।
तो सबसे पहला सिम्टम आएगा, क्या आएगा कि उस मरीज को जो है हाई ग्रेड फीवर डेवलप करेगा, यानी कि उस मरीज को 102 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री बुखार रहेगा, माथा में दर्द रहेगा, तो गंगा वाला डॉक्टर क्या कहेगा, इसका टाइफाइड चेक करो, टाइफाइड पॉजिटिव भी आ जाएगा, अब मार उसको इंजेक्शन स्टार्ट कर देगा, बीमारी है मेनिंजाइटिस। पहले मरीज मालूम चला कि 5 दिन में कोमा में चला गया। तो ये सब भी देखना है, सिम्टम मिलाना है। तो टेम्परेचर इज राइट 102 डिग्री से 4 डिग्री, और वह क्या हो सकता है, जो बुखार आएगा वह क्या आएगा, जाड़ा करके आएगा, कपकापाने मन लगेगा कि मलेरिया में बुखार में भी जाड़ा करके आता है, और ये सब 2 दिन के भीतर हो जाएगा इन्फेक्शन लगने के। और इसमें सबसे मोस्ट जो सिम्टम होता है कि माथा में दर्द, जो बुखार के साथ सीवियर हेडेक होता है, माथा में बहुत ज्यादा दर्द होता है और लगेगा कि माथा फट गया, खास करके ऑक्सीपिटल एरिया में लगेगा कि ये फ्रंटल एरिया में लगेगा कि यहाँ से एकदम दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और गर्दन तक आएगा वो दर्द, और गर्दन तक आएगा दर्द, जिससे पेशेंट को ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो मेनिंजाइटिस का यह मेन सिम्टम है कि माथा दर्द यहाँ और गर्दन, और एक और साइन है कि नेक को आगे हम बताएंगे, नेक रिजिडिटी, कर्निक साइन, नेक रिजिडिटी मतलब गर्दन उसको यहाँ, हमारा गर्दन यहाँ पे सट जा रहा है ना, तो मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट का गर्दन इसमें नहीं सटेगा, यहाँ से पूरा बांध देगा, वाटर के हाइड्रोसेफलस डेवलप हो जाएगा, मतलब ब्रेन में पानी भर जाने, इसको हाइड्रोसेफलस, तो उसके चलते प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे इतना ही करने में लगेगा फाट जाएगा, चलने लगे पेशेंट, तो इसको बोलते हैं नेक रिजिडिटी, मतलब गर्दन उसका झुकेगा नहीं। तो उसके बाद पेशेंट में क्या सिम्टम आएगा, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी एंड द पेशेंट डज नॉट लाइक एग्जामिन, मतलब पेशेंट जो रहेगा वह बेचैन रहेगा, वो आपका परीक्षण करने लायक नहीं रहेगा, आप जाइएगा तो हाथ और इस्ते रहेगा, उसको लगेगा कि एकदम तानते रहेगा, देह पूरा इधर उधर बेचैन रहेगा। उसके बाद पेशेंट को क्या हो गया कि फोटोफोबिया मतलब क्या है कि पेशेंट को जो है, जैसे लाइट का जब रोशनी पड़ेगा ना, जैसे लाइट, तो लाइट से देख के डर जाना, दिस इज कॉल्ड फोटो। और फोटो मतलब फोटो देख के नहीं डरेगा, मेडिकल में फोटोफोबिया मतलब लाइट से, फोटो मतलब फोटोसिंथेटिक पढ़ा है, तो जैसे उसके चेहरा पे रोशनी पड़ेगा वो चिढ़ा के लगेगा, चिल्लाने, डर जाएगा। तो डर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफोबिया, यानी कि जो प्रकाश से डर उसको बोलते हैं फोटोफोबिया, वह रेबिस में भी डेवलप होता है। उसके बाद डायलूरियम मतलब कि चित्र भ्रमण, मतलब कि मरीज जो है बौआएगा, बोलेगा कुछ कहा, वो क्या बोल रहा है उसको मालूम नहीं है, वो बौआएगा, लोग ना कहला कि बुआ था बुखार हो गया बात, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। कन्वल्सन भी आएगा, कन्वल्सन मतलब मिर्गी का जैसे दौड़ा पड़ता है ना, यदि किसी को बुखार है, माथा में दर्द है, पहले से मिर्गी नहीं है, तो कन्वल्सन हो रहा है, तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो कन्वल्सन होगा उस पेशेंट को। उसके बाद हम लोग और क्या क्या देख सकते हैं पेशेंट को, हम लोग देखेंगे कि नेक एंड सर्वाइकल रिजिडिटी, मतलब कि यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है कि पेशेंट को सुलाने के बाद जब हम नेक को ऐसे करेंगे तो नेक स्टिफनेस रहेगा, नेक रिजिडिटी रहेगा, पेशेंट का जो गर्दन है इसमें आके नहीं सटेगा, वो लगेगा एकदम टाइट लगेगा, पत्थर है, तो लगेगा एकदम इसको लॉक हो गया है, और पेशेंट इसको चेस्ट के पास नहीं सटा सकता है। दूसरा होता है कर्निक साइन इज पॉजिटिव। कर्निक साइन पॉजिटिव क्या होता है कि अब उसके लिए हमको लेटा के दिखाना पड़ेगा, आप वीडियो के डायग्राम में दिखाएगा, पैर आदमी को ऐसे, पैर जो है पैर लेटा देंगे, या पैर को जब हम उठा के जब ऐसे करके यहाँ पे दाब के पैर को मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, तो वह पेशेंट इतना चिल्लाएगा कि यहाँ से उसको सटेगा नहीं, मुड़ाएगा नहीं, लगेगा फट जाएगा, ही यह एरिया फट जाएगा, उसको बोलते हैं कर्निक साइन, यानी कि नेक रिजिडिटी पॉजिटिव, कर्निक साइन पॉजिटिव, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट वेरिएबल सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस। तो यह मिलेगा आपको मोस्ट। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि पेशेंट का जो पल्स जो है, जब फीवर आ रहा है, जब इन्फेक्शन होगा तो ऑटोमेटिक टैकीकार्डिया हो जाएगा, पेशेंट का पल्स रेट हाई रहेगा, रिस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हो सकता है या हैरिड हो सकता है, पीप्यूल जो आंख जो होता है वह इरेगुलर रहेगा, और लाइट रिफ्लेक्ट टू लाइट। अबाउट 4% ऑफ पेशेंट, बहुत 40% पेशेंट में देखा जाता है रोड रैशेस जो होता है डेवलप करता है। तो यह सब जो होता है, क्रेनियल नर्व्स नॉर्मल होता है। कभी कभी क्या होता है, अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब मेनिंजियल कंप्रेशन हो जाता है, जब पेशेंट कोमा के स्टेज या पैरालिसिस के स्टेज में जाता है, तो क्या क्या हो सकता है, स्टेज ऑफ मेनिंजियल कंप्रेशन में क्या होगा कि हेडेक बिकम मोर इंटेंस, कन्वल्सन कंटेनिंग वोमिटिंग स्टार्ट, माथा दर्द के साथ ज्यादा कन्वल्सन होगा, ज्यादा मिर्गी के साथ दौड़ा पड़ेगा, उसको उल्टी होगा,
और पेशेंट जो होता है क्या होगा, हमेशा उल्टी टाइप का जी मिचलाते रहेगा, टेम्परेचर लगातार बना रहेगा, टेम्परेचर उसका डाउन नहीं होगा, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, पेशेंट इधर का उधर बात करेगा, पल्स रेट स्लो हो सकता है। पेशेंट इसमें क्या जब जब स्टेज ऑफ मेनिंजियल कंप्रेशन में जाएगा तब पेशेंट का पल्स रेट स्लो होने लगेगा। रिस्पिरेटरी में शो साइन स्ट्रोक और वाइड टाइप ऑफ ब्रीथिंग, इंटीरियर फ्रंटल इज ब्लॉक्ड इन द चिल्ड्रेन, नेक रिजिडिटी एंड कॉर्निक साइन इज पॉजिटिव, पेपिल इज स्लाइटली डायलेटेड, यह सब सिम्टम मिलेगा। और कोमा वाले स्टेजेस में जब पेशेंट मेनिंजाइटिस के ज्यादा प्रभाव चलते कोमा में चला जाएगा तो पैरालिसिस डेवलप हो जाएगा। पैरालिसिस में 3 तरह का 4 तरह का पैरालिसिस होता है, हेमीप्लीजिया, टेट्राप्लीजिया, क्वाड्राप्लीजिया। यदि किसी का पूरा आधा शरीर एक साइड का काम नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं हेमीप्लीजिया, दोनों हाथ पैर नहीं काम कर रहा है तो क्वाड्राप्लीजिया। यदि दोनों पैर या एक हाथ मतलब 3 को कोनो चीज डैमेज है तो टेट्राप्लीजिया। प्लीजिया मतलब पैरालिसिस, पैरालिसिस को क्या बोलते हैं मेडिकल में, प्लीजिया। तो हेमो मतलब हेम मतलब आधा, पूरा हेम से एक साइड साफ दया चाहे बहिना, उसको हेमोप्लीजिया। क्वाड्राप्लीजिया दोनों पैर हाथ खत्म बा, चारों कहानी खत्म बा। टेट्रा मतलब कि कोनो एगो हम काम करो तो 3 गो डैमेज बा, लोअर लिम्स अपर लिम्स मिला के। तो स्टेज ऑफ कोमा एंड पैरालिसिस पेशेंट बिकम्स डीपली कैमेटोज, और उसके बाद टेम्परेचर हाई मिलेगा, पल्स रेट टैकिकार्डिया मिलेगा, रिस्पिरेटरी रेट भी उसका हाई मिलेगा, नेक रिजिडिटी और कॉर्निक साइन पॉजिटिव रहेगा, पेपिल उसका डायलेटेड और लाइट से रिफ्लेक्ट करेगा, टेप्लिडोमा डेवलप हो जाएगा, बेड सोर में भी डेवलप, ज्यादा दिन तक बुखार और ज्यादा दिन तक उल्टी सब पेड़ पे पड़े पड़े क्या होगा, जहां प्रेशर पॉइंट है वहां बेड सोर डेवलप कर सकता है। क्रेनियल नर्व पॉलिसी पैरालिसिस, जो क्रेनियल नर्व हमारा जो सप्लाई दे रहा है ब्रेन का, जो पार्ट में इन्वॉल्वमेंट हुआ, जो पार्ट में मेनिंजाइटिस हुआ, तो यह सब हम लोग देख लिए कि पेशेंट का सिम्टम क्या क्या होगा। अब हम लोग मरीज का जांच क्या क्या कराएंगे, क्या क्या टेस्ट कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि हमको पता लगे कि मेनिंजाइटिस हो सकता है। अभी हम लोग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात कर रहे हैं, अभी वायरल और ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस बहुत दूर है तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ब्लड एग्जामिनेशन में सबसे पहले देखिए, शरीर में कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो आप लोग बार बार लगातार समझ रहे हैं कि ये कोई जांच है जो सबसे पहले करा लीजिए, किसी तरह का इन्फेक्शन पता लग जाएगा, वो है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट कराएगा तो उसमें ल्यूकोसाइट जो होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है, जो फैगोसाइटोसिस क्रिया में मदद करता है, तो उसमें क्या करता है कि लिम्फोसाइट का काउंट जो है बढ़ जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे जाएगा तैसे अपना ज्यादा मात्रा में फौज तैयार करेगा, जिसके चलते जो है ल्यूकोसाइट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ज्यादा मिलेगा। सीएसएफ एग्जामिनेशन हम बताए थे कल की सीएसएफ एग्जामिनेशन कराते हैं मेनिंजाइटिस में। सीएसएफ मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वह ब्रेन में पाया जाता है जो ब्रेन को पोषण तत्व, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, खाना पीना सब प्रदान करता है। जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा से लेकर स्पाइनल कोर्ड में तक भीतर पाया जाता है, जो रन करते रहता है, ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगाटा से पाया जाता है और L1 और L2 के बीच में आके खत्म होता है। इसका काम, इसमें सारा मात्रा होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, मतलब शरीर जितना ब्लड में सारा चीज पाया जाता है वैसे ही सीएसएफ में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में पाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में सबके शरीर में होता है, लेकिन जब डिजीज होता है तो हम लोग इसे ब्लड का पता लगाने के लिए शरीर में ब्लड का टेस्ट करते हैं, वैसे ही जब ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो जाता है तो लंबर पंक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबर वर्टिब्रा में उसको छेद करना, मतलब लंबर पंक्चर करना। वीडियो में ऐड कीजिएगा। लंबर पंक्चर हम करते हैं तो क्या करेंगे, उस पेशेंट को L1 और L2 वर्टिब्रा के बीच में, जो दोनों वर्टिब्रा के बीच का स्पेस है, उसमें हम ड्यूरामीटर तक वहां जाते हैं, क्योंकि जैसे ब्रेन को कवरिंग 3 गो लेयर करता है, वैसे ही जो है स्पाइनल कोड को भी 3 लेयर का कवरिंग होता है, पिया मेटर, ड्यूरामीटर, एक्टोइड मेटर। तो इसमें हम जाके और वहां पे हम स्पाइनल कोड जो यहाँ से निकल के आता है CSF L1 L2 के पास जाते हैं और वहां से CSF हमने स्पाइनल नीडल होता है जो उसमें इंसर्ट करा के स्पॉट आदमी करता है, मतलब जो एक्सपीरियंस वाला जो डॉक्टर है कोई नहीं कर सकता है उसको, और वहां से कलेक्शन लेके उसको जाएगा फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन, और उसमें बहुत सारा टेस्ट होता है हम बता रहे हैं। तो CSF एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि इंक्रीज प्रेशर कलर इज टर्बिड। टर्बिन मतलब कि क्या है कि उसमें बाढ़ के पानी का ऐसा, मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, एक लिक्विड और पानी का ऐसा रहता है स्पाइनल फ्लूइड।
एकदम लगेगा कि फ्रेश डिस्टिल वाटर है। लेकिन जब मेनिंजाइटिस होगा तो उसमें लगेगा जैसे प्रोटीन वाला आता है ना पेशाब, किसी का पेशाब गाढ़ा नहीं आता है, जैसे बाढ़ का पानी कैसा रहता है, आप नॉर्मल पानी पीने वाला, आप बाढ़ वाला पानी देखिए, बाढ़ वाला पानी में लगेगा कि थोड़ा सा टर्बिड टाइप है, उसको टर्बिड बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो उसमें टर्बिड रहेगा एंड सेल्स आर 1000 to 3000 पर cm में मेनली पॉस सेल पाया जाएगा। माने पॉस सेल मतलब डेड सेल, जो आरबीसी ब्लड में हमारा पाया जाएगा डब्ल्यूबीसी, वह सेल डब्ल्यूबीसी डेड सेल को, डब्ल्यूबीसी का जो डेड सेल होता है उसको बोलते हैं पॉस सेल। तो पॉस सेल इसमें ज्यादा पाया जाता है, प्रोटीन इसमें इंक्रीज होगा क्योंकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो पेशाब में प्रोटीन इंक्रीज करता है, और दूसरी तरह सीएसएफ में भी प्रोटीन इंक्रीज करेगा। और उसके बाद क्या होगा, शुगर एंड कोलराइड इज डिमिनिश्ड, शुगर मार्केटली डिमिनिश्ड, सीएसएफ, उसके बाद हम सीएसएफ स्मीयर बनाएंगे तो उसमें हम लोग सीएसएफ स्मीयर को बना के स्लाइड पे देखेंगे तो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म 3 को बताए ना, मेनिंजोकोकस, निमोकोकस और इन्फ्लुएंजा, वह बैक्टीरिया हमको देखने को मिलेगा। आजकल और एडवांस में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अलावा भी आजकल माइक्रोबायोलॉजिकल में पीसीआर होता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन होता है, उसके द्वारा हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को पता लगा सकते हैं कि मेनिंजाइटिस जो हुआ है वह ट्यूबरकुलोस के चलते हुआ है या किस बैक्टीरिया के चलते हुआ है। तो उस तरह का अगर हमको उस तरह का जो बीमारी पकड़ा जाता है, फाइंडिंग जो इन्वेस्टिगेशन से आता है उसके अनुसार हम उस तरह का एंटीबायोटिक जिस स्पीसीज या जिस बैक्टीरिया के लिए ज्यादा काम करता है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, उस तरह के अनुसार हम लोग दवा चलाते हैं तो पेशेंट को रिकवरी करता है। अब बहुत दिन तक यदि इसका हम इलाज, उसके बाद हम लोग और कन्फर्म नहीं हुए तो उसको हम लोग सीएसएफ एग्जामिनेशन के अलावा सीटी में भी जा सकते हैं। सिटी में जाएंगे तो सिटी स्कैन में भी हमको उसका मात्रा जो है उसका उत्पाद हमको दिखाई देगा। अब हम लोग देखिए, यदि किसी का मेनिंजाइटिस का इलाज हुआ, सही समय पे सही इलाज नहीं हुआ या बीमारी प्रोलॉन्ग होते गया, तो मेडिकल में एक शब्द होता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन एक ऐसा शब्द होता है कि जब क्या होता है कि जब कोई बीमारी अपना रूप छोड़कर, कुछ उग्र मानते हैं कि हम सीधा साधा आदमी है, दूध चाटी होने से कोनो ठोक रहा है, दूध चाटी छोड़ने से ठोक रहा है, तो ठोकते ठोकते बर्दाश्त करते करते रह गए, और जिस दिन बर्दाश्त का सीमा फूट गया उस दिन हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, उस दिन उग्र रूप रख लेंगे। तो कहने का मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन एक ऐसा वर्ड है जब क्या होता है कि जब कोई बीमारी के चलते उसका सही इलाज या सही उस बैक्टीरिया का इलाज नहीं करने के चलते, उससे चलते और कुछ और दूसरा भी बीमारी होने का डर है, दूसरा चीज को भी इन्वॉल्वमेंट करने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है, मोस्ट क्या होता है, हाइड्रोसेफलस, यानी दिमाग में पानी भर जाता है, सीएसएफ की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहां से भी हम लोग लंबर स्पाइन से जो पानी निकाल के उसका भी यहाँ के प्रेशर को कम करने का प्रयास करते हैं। तो हाइड्रोसेफलस मतलब कि सेफलस मतलब दिमाग, ब्रेन का पार्ट है, सेफलस में पानी भर जाना इज कॉल्ड हाइड्रोसेफलस। दूसरा क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, परमानेंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू ऑप्टिक एट्रोफी। अभी हम लोग पढ़ाएंगे आपको आगे क्रेनियल नर्व के चलते कौन कौन डिजीज होता है। तो क्रेनियल नर्व का जो सेकंड नर्व है ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व का जो पार्ट सप्लाई कर रहा है, अगर वो ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाएगा तो ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देगा, तो ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देगा तो पेशेंट को दिखाई नहीं देगा, तो पेशेंट का मेनिंजाइटिस के चलते भी अंधा हो सकता है। मेनिंजाइटिस हो गया, पेशेंट अंधा हो गया, एक कॉम्प्लिकेशन हुआ मेनिंजाइटिस, उसके चलते हम गए आपको बचाने, आप मार कर रहे हो, अब बचाने गए तो मालूम चला कि छोड़ाने के चक्कर में हमारा वो केस हमारे पर लदा गया। दिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रेंडशिप। तो वैसे ही मेनिंजाइटिस हुआ तो उसका वो अपने साथ साथ और को भी सोचा कि हम जब घुसे हैं तब ब्रेन में उत्पात मचाएंगे तो और ही सब भी तो इसको लेके जाएंगे। परमानेंट डेफनेस भी हो सकता है, यानी कि एट्थ क्रेनियल नर्व जो होता है जो आँख कान को सप्लाई देता है, उसके चलते परमानेंट अगर वो इन्वॉल्वमेंट हो गया, अगर वो 8वां क्रेनियल नर्व डैमेज हो गया तो वह पेशेंट जिंदगी भर के लिए मतलब बहरा भी हो सकता है, यानी बांधा भी कर सकता है, बहरा भी कर सकते हैं। आगे आइए। अब उसके बाद अदर क्रेनियल नर्व पैरालिसिस डेवलप हो सकता है, हेमीप्लीजिया हो सकता है, पैराप्लीजिया हो सकता है, पूरे शरीर पैरालाइज हो सकता है, जहाँ जहाँ उसका है आधा शरीर पैरालाइसिस हो सकता है। उसके बाद सेप्टिसीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड को इज कॉल्ड सेप्टिसीमिया, यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन, पूरा ब्लड इन्फेक्टेड हो सकता है, अपना संख्या बढ़ा के अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है, यानी कि उसको हाई ग्रेड फीवर 104 डिग्री लगातार आ गया। एक्यूट एड्रीनल फेलियर, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ना, एक्यूट एड्रीनल ग्लैंड भी फेल हो सकता है। प्यूरुलेंट पेरिकार्डाइटिस, यानी कि पेरिकार्डाइटिस हार्ट के पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस।
बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, यानी ये हार्ट में भी चला गया, पेरिकार्डाइटिस में, पेरिकार्डियम में, इंडोकार्डियम में इंडोकार्डाइटिस, और वहां पे जाके पेरिकार्डाइटिस डेवलप किया, इंडोकार्डाइटिस डेवलप किया, ज्वाइंट के पास गया तो अर्थराइटिस डेवलप किया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल ज्वाइंट इज कॉल्ड अर्थराइटिस। अब देखिए क्या क्या किया, किडनी में इन्फेक्शन किया तो किडनी में नेफ्राइटिस किया, इन्फेक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड नेफ्राइटिस, एंड सम केसेस इट्स कॉज रीनल फेलियर, मतलब कि रीनल को भी फेल कर दिया। घुसा कहां से, क्या क्या खुरपात मचा के निकलने वाला है, देखो अभी क्या क्या कर रहा है। निमोनिया डेवलप कर सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन, ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंकस में निमोनिया डेवलप कर सकता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर पैदा कर सकता है, सडन इन्फ्यूजन इपिलेप्सी कर सकता है मिर्गी, और पेरिफेरल गैंग्रीन कर सकता है। यह इतना कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, अपने प्रभाव से इतना चीज को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे आतंकवादी घुसता है ना तो उसको तो मारना ही है, लेकिन जितना नुकसान पहुंचाना है नुकसान। केरला में देखा है, कौन केरला फिल्म में, उसमें आतंकवादी कैसे तैयार किया जा रहा है। तो ट्रीटमेंट हम लोग क्या देखेंगे इसमें, पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को रेस्ट में डालते हैं और पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में डालते हैं। मतलब आइसोलेशन वार्ड का एक अलग वार्ड होता है जहाँ पे वही उस तरह का लोग रहेगा, उस तरह के मरीज का रहेगा जो इन्फेक्शन फैलाए नहीं। एक आइसोलेशन, एक सुरक्षित जगह पे ले जाते हैं, और पेशेंट का हम लोग पूरा पैरामीटर मेजरमेंट करते हैं कि पेशेंट को किस तरह से इन्फेक्शन आया, कौन कौन चीज़ इन्वॉल्वमेंट किया है, क्या चीज़ इन्वेस्टिगेशन से फाइंडिंग हुआ, क्या क्या और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ। ये सारा करने के बाद हम लोग उसका इलाज स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियोलॉजिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। जिस तरह का बैक्टीरिया हमको फाइंडिंग मिलेगा, जितना सीवियरिटी मिलेगा, उस तरह का हम लोग एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, पेनिसिलिन, हाँ, गैटिफ्लॉक्सासिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन, सेफोट्रैक्सिन, सेफोट्रैक्सोन, सिफ्रोक्सिम, मेरोपेनोम आजकल आ गया है, वोंकामाइसिन, बहुत सारा एंटीबायोटिक के ग्रुप है। डॉक्टर अपने हिसाब से एंटीबायोटिक कोई सिलेक्ट करके एक दो एंटीबायोटिक चलाएगा। लंबर पंक्चर करेंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए, पेशेंट को डायूरेटिक देंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए। इसके लिए मोस्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है मेनिंजाइटिस में हम लोग मेनिटोल चढ़ाते हैं, पेशेंट को मेनिटोल चढ़ाते हैं, इन्फ्यूजन करते हैं, 5% डेक्सट्रोज IV इन्फ्यूजन चढ़ाते हैं, फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, उसका लेवल जांच करा के बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हम लोग सोडियम पोटेशियम ये सब करते रहेंगे। पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, जो सिम्टम जो अपीयर हो रहा है उसके अनुसार कर रहे हैं। पेशेंट को कन्वर्सन है तो डाइजीपाम वगैरह देते हैं, ब्लीडिंग कोगुलेशन डिसऑर्डर में हेपरिन देते हैं, तो इस तरह का पॉलीविटामिन देते हैं। इस तरह का ट्रीटमेंट है, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के विषय में हम लोग समझ सकते हैं। तो अभी हमने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में जिक्र किया, अब अगला नेक्स्ट वीडियो में बाप रे बाप